कभी सोचा है कि भारत का नक्शा जैसा आज हम देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। ये कहानी सिर्फ जमीन पर खींची लकीरों की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक बिखरते हुए देश को एक अटूट, एक मजबूत राष्ट्र में बदलने के जबरदस्त संकल्प की। चलिए आज इस पूरे सफर को समझते हैं। भारत नष्ट हो सकने वाले राज्यों का एक अविनाशी संघ है। सुनने में ये लाइन एक पहेली जैसी लगती है ना? लेकिन सच कहूं तो यही एक लाइन भारतीय राजनीति की पूरी आत्मा को पकड़ लेती है। एक ऐसा देश जो खुद तो कभी टूट नहीं सकता, पर अपने ही अंदर बसे राज्यों की सीमाओं को जब चाहे बदल सकता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये अविनाशी संघ उस जमीन से कैसे खड़ा हुआ जो आज़ादी के वक्त टुकड़ों में बिखर रही थी। इसका जवाब छिपा है 1947 की उस उलझी हुई, बिखरी हुई तस्वीर में। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की। एक देश, कई टुकड़े। जरा 1947 की कल्पना कीजिए। आजादी की सुबह तो हुई, लेकिन भारत का नक्शा कोई एक साफ तस्वीर नहीं, बल्कि एक उलझी हुई खिचड़ी जैसा था। और हमारी कहानी ठीक यहीं से शुरू होती है। 1947 में भारत का नक्शा 550 से भी ज्यादा टुकड़ों की एक पहेली जैसा था। एक तरफ थे ये पीले रंग वाले ब्रिटिश प्रोविंसेस, जिन पर अंग्रेजों का सीधा राज चलता था, और दूसरी तरफ थे ये गुलाबी रंग वाले हिस्से, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स, जहां स्थानीय राजा महाराजाओं की अपनी हुकूमत थी। ये एक देश कम और कई राज्यों का एक जाल ज्यादा लग रहा था। तो अगला सवाल ये है कि इस बिखरे हुए नक्शे को जोड़ने का फॉर्मूला क्या था? इसका जवाब मिला भारत के नए नए संविधान से, जिसने आर्टिकल्स 1 से लेकर 4 के रूप में एक बहुत ही शक्तिशाली टूलकिट तैयार किया था। और यहीं पर संविधान का पहला ही आर्टिकल, यानी आर्टिकल 1, सबसे बड़ा दाव खेलता है। ये कहता है, इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहां यूनियन शब्द पर गौर करना बहुत जरूरी है, फेडरेशन पर नहीं। और ये सिर्फ एक शब्द का फर्क नहीं था, ये भारत के भविष्य की पूरी बुनियाद थी। डॉक्टर अंबेडकर ने इस फर्क को बहुत ही शानदार तरीके से समझाया था। देखिए, अमेरिका में क्या हुआ। वहां 13 राज्यों ने एक समझौते, एक अग्रीमेंट के तहत मिलकर केंद्र को बनाया। लेकिन भारत में इसका ठीक उल्टा हुआ। यहां पहले एक मजबूत केंद्र बना और फिर उस केंद्र ने अपनी सुविधा के हिसाब से राज्यों को बनाया और व्यवस्थित किया। और इसका सीधा मतलब था, कोई भी राज्य इस यूनियन को छोड़कर जा नहीं सकता। नो एग्जिट। और फिर आता है आर्टिकल 3, जो संसद को, समझिए, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपने घर का नक्शा ही बदल रहे हों। संसद एक नया राज्य बना सकती है, मतलब एक नया कमरा जोड़ दिया। किसी राज्य का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, यानी कमरों को बड़ा छोटा कर दिया। और यहां तक कि राज्यों की सीमाएं और उनके नाम तक बदल सकती है। यह केंद्र के हाथ में एक बहुत बहुत बड़ी ताकत थी। हाँ, इसकी एक प्रोसेस जरूर है। बिल को राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए और इसे उस राज्य के पास उसकी राय जानने के लिए भेजा भी जाता है। लेकिन, और यह सबसे क्रूशल बात है, संसद उस राज्य की राय मानने के लिए बिल्कुल भी मजबूर नहीं है। एक सिंपल मेजॉरिटी से केंद्र किसी भी राज्य का नक्शा बदल सकता है। ये केंद्र की सुप्रीम पावर का सबसे बड़ा सबूत है। तो अब बात करते हैं भाषा की आवाज की। कहानी में अब एक नया मोड़ आता है, जब संविधान की इन शक्तियों का सामना जमीनी हकीकत, यानी राजनीतिक और सामाजिक दबाव से होता है। एक नई चुनौती सामने आती है, भाषाई राज्यों की मांग। देखिए, शुरुआत में नेहरू और पटेल जैसे हमारे बड़े नेता भाषा के आधार पर राज्य बनाने के सख्त खिलाफ थे। उन्हें एक डर था कि इससे देश और ज्यादा बंट जाएगा। और इसी सोच के तहत 1948 की एस.के. धर कमीशन और फिर 1949 की जेवीपी कमेटी, दोनों ने ही इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया था। 56 दिन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये संख्या एक ऐसे बलिदान की कहानी कहती है जिसने भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, एक गांधीवादी कार्यकर्ता जिन्होंने तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग करते हुए 56 दिनों तक आमरण अनशन किया। उनकी मृत्यु ने पूरे क्षेत्र में एक आंदोलन की आग भड़का दी और आखिरकार सरकार को अक्टूबर 1953 में भारत का पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब आता है कहानी का अगला पड़ाव, नया नक्शा, नई ताकत। देखिए, आंध्र प्रदेश के बनने से समझिए एक तरह का पैंडोरास बॉक्स ही खुल गया था। सरकार ये समझ चुकी थी कि भाषा की आवाज को अब और दबाया नहीं जा सकता। अब एक व्यवस्थित समाधान की जरूरत थी। और यहीं से जन्म हुआ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का। 1953 में सरकार ने फजल अली कमीशन बनाया।
इस कमीशन ने एक बहुत ही समझदारी भरा, एक बैलेंस्ड रास्ता निकाला। उन्होंने माना कि हाँ, लैंग्वेज एक ज़रूरी आधार है, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट के सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका एक ही मंत्र था, कुछ भी हो, भारत की एकता और सुरक्षा सबसे ऊपर है। और नतीजा? अरे नतीजा जबरदस्त था। भारत का अंदरूनी नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। 1950 का वो जटिल 4 हिस्सों वाला पार्ट ABCD का सिस्टम खत्म हो गया और उसकी जगह 1956 में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का एक ज्यादा साफ और लॉजिकल नक्शा सामने आया। ये देश का एक तरह का आंतरिक रीबूट था। अब बात करते हैं उस अंतिम शक्ति प्रदर्शन की, राष्ट्रपति शासन, केंद्र का सबसे मजबूत हथियार। देखिए, नक्शा बदलने की ताकत तो थी ही, पर संविधान ने केंद्र को, संघ को एक बनाए रखने के लिए एक और सबसे शक्तिशाली हथियार दिया। और इसे हम सब जानते हैं राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट्स रूल के नाम से। ये एक संवैधानिक प्रावधान है जिसके तहत किसी राज्य की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और केंद्र सरकार राज्यपाल के जरिए सीधे उस राज्य का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है। तो इसके नियम भी बड़े सीधे साधे हैं। इसे लागू करने के 2 महीने के अंदर संसदीय मंजूरी मिलनी चाहिए। ये ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक चल सकता है और इसके दौरान राज्य की मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। और हाँ, राष्ट्रपति इसे किसी भी समय वापस ले सकते हैं। लेकिन जाहिर है, इतनी बड़ी शक्ति का गलत इस्तेमाल भी हो सकता था और इसे रोकने के लिए 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने SR बोम्मई केस में एक लैंडमार्क, एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि प्रेसिडेंट्स रूल लगाना केंद्र की मनमानी नहीं हो सकती, इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ये एक बहुत जरूरी चेक एंड बैलेंस था। तो संवैधानिक उपकरणों, जमीनी राजनीतिक आंदोलनों और केंद्र की इस अपार शक्ति की पूरी प्रक्रिया का अंतिम परिणाम वो भारत है जिसे हम आज देखते हैं। एक ऐसा राष्ट्र जो कई टुकड़ों से मिलकर बना है, लेकिन जो आज एक अटूट अविनाशी इकाई है। ये वो शक्ति थी जिसने एक राष्ट्र को गढ़ा, उसे एक शक्ल दी। लेकिन आज केंद्र और राज्यों के बीच के इस बेहद नाजुक संतुलन के लिए इसके क्या मायने हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है और शायद हमेशा रहेगा। सोचने के लिए एक जरूरी बात।